नमस्कार दोस्तों, किस्सों और कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक और दिलचस्प कहानी। तो बने रहिए मेरे साथ स्वरा की कहानियाँ पर। बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जो अपने न्याय, शांति और अनुशासन के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। इस राज्य के राजा थे राजा देवेंद्र, जो न केवल बहादुर थे बल्कि दिल से बहुत सच्चे और प्रजापालक भी थे। राजा देवेंद्र के पास एक अनमोल धरोहर थी, जिसे सूर्यखंड तलवार कहा जाता था। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। कहा जाता था कि यह तलवार राजा के पूर्वजों को देवताओं के आशीर्वाद से मिली थी, और जब भी राज्य पर कोई संकट आया, इसी तलवार ने सूरजपुर की रक्षा की थी। राजा इस तलवार को अपने प्राणों से भी ज्यादा मानते थे। उस दिन सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें महल की ऊंची दीवारों पर पड़ रही थी और पहरे बदलने का समय चल रहा था। रात के सैनिक अपना काम पूरा करके जा रहे थे और दिन के सैनिक अपनी जगह ले रहे थे। इसी दौरान राजा का एक भरोसेमंद सेवक शाही खजाने के कक्ष की जांच करने पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर उस जगह पर गई जहां सूर्यखंड तलवार रखी जाती थी, वह घबरा गया। उसके मुंह से अचानक चीख निकल गई कि तलवार गायब है। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज गई और देखते ही देखते महल में जैसे भूचाल आ गया। सैनिक इधर-उधर दौड़ने लगे, मंत्री एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे और जासूसों ने हर कोना खंगालना शुरू कर दिया। हर कमरा, हर गलियारा और हर दीवार देखी गई, लेकिन सूर्यखंड तलवार का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार हवा में घुल गई हो। राजा देवेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन उस गुस्से से भी ज्यादा उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि उनके वंश, उनके सम्मान और पूरे राज्य की सुरक्षा पर सीधा हमला था। दरबार में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। इसी समय महल के बगीचे के पास एक छोटी सी लड़की चुपचाप यह सब देख रही थी। उसका नाम गुनिया था। उसकी उम्र करीब 12 या 13 साल थी और वह महल के माली भीखा की बेटी थी। जहां बाकी सभी लोगों के चेहरे पर डर और घबराहट थी, वहीं गुनिया की आंखों में सोच और सवाल थे। वह डर नहीं रही थी, बल्कि अपने मन में सवाल कर रही थी कि इतनी बड़ी तलवार कोई बाहर का आदमी कैसे ले जा सकता है। पहरेदारों ने कुछ देखा क्यों नहीं, और अगर बाहर का कोई नहीं था तो क्या अंदर का ही कोई आदमी इस काम में शामिल है। गुनिया रोज अपने पिता के साथ बगीचे में काम करती थी। पेड़ों को पानी देना, फूलों की देखभाल करना और चुपचाप महल की बातें सुनना उसका रोज का काम था। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन भगवान ने उसे देखने और समझने की खास नजर दी थी। वह छोटी छोटी चीजें परख लेती थी, जिन्हें बड़े लोग अक्सर जल्दबाजी में अनदेखा कर देते थे। उसने देखा कि सैनिक बस दौड़ रहे थे, मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और जासूस सवाल पूछने में लगे थे, लेकिन कोई भी शांति से बैठकर सोच नहीं रहा था। गुनिया ने मन ही मन कहा कि लगता है असली सुराग तो किसी ने देखा ही नहीं है। यहीं से सूरजपुर की सबसे बड़ी सच्चाई की शुरुआत होने वाली थी। उसने अपने मन में तय कर लिया कि वह इस रहस्य को खुद सुलझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सच्चाई वही देख पाते हैं जो ध्यान से देखते हैं और चुपचाप सोचते हैं। अगली सुबह गुनिया रोज की तरह अपने हाथ में मिट्टी का घड़ा लेकर महल के बगीचे में आ गई। महल में अब भी सूर्यखंड तलवार की तलाश चल रही थी, लेकिन किसी को कोई नतीजा नहीं मिल पाया था। सैनिक थके हुए लग रहे थे और राजा देवेंद्र की चिंता पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। गुनिया फूलों की क्यारियों में पानी देने लगी और चलते चलते वह गुलाबों की उस क्यारी के पास पहुंची, जो शाही खजाने के कक्ष के ठीक बाहर थी। जैसे ही वह वहां झुकी,
उसकी नजर जमीन पर पड़ी कुछ अजीब सी मिट्टी पर गई। वह मिट्टी लाल रंग की थी, जबकि पूरे बगीचे की मिट्टी भूरे रंग की थी। गुनिया तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने उंगली से उस मिट्टी को छुआ। मिट्टी गीली नहीं थी, बल्कि सूखी थी, जैसे कुछ देर पहले ही किसी के जूते से गिरकर वहां आई हो। फिर गुनिया ने वह मिट्टी अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघी और तभी उसकी आंखें फैल गईं। उस मिट्टी से केसर की खुशबू आ रही थी। गुनिया हैरान होकर बुदबुदाई कि यह केसर की खुशबू यहाँ कैसे हो सकती है। केसर तो बहुत महंगी चीज थी और महल में उसका इस्तेमाल सिर्फ शाही भोजन या खास पूजा पाठ में ही किया जाता था। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। लाल मिट्टी और केसर की खुशबू का यहाँ होना किसी साधारण बात का संकेत नहीं था। उसने ध्यान से जमीन को देखा तो पाया कि मिट्टी के छोटे छोटे निशान एक लकीर की तरह आगे बढ़ रहे थे। बिना कोई शोर किए गुनिया उन निशानों का पीछा करने लगी। वे निशान उसे बगीचे से बाहर निकालकर महल के अंदरूनी हिस्सों की ओर ले गए। वह रसोई घर के पास से गुजरी, जहां से मसालों की हल्की खुशबू आ रही थी, और फिर मुख्य गलियारे की ओर बढ़ गई। गुनिया पूरी तरह चुप थी और किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में डर नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी बड़े रहस्य के बहुत करीब पहुंच चुकी है। आखिरकार वे निशान उसी जगह जाकर खत्म हो गए, जहां रात और दिन की पहरेदारी बदली जाती थी और सुबह के समय सबसे ज्यादा आवाजाही रहती थी। गुनिया ने आसपास देखा, लेकिन उस समय वहां कोई नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि जो भी तलवार लेकर गया है वह महल का ही कोई आदमी है। बाहर का कोई इंसान इतनी आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। इस पहरेदारी वाली जगह पर आने का मतलब साफ था कि वह व्यक्ति ऐसा है जिसे पहरेदार रोकते नहीं और जिस पर उन्हें पूरा भरोसा है। गुनिया को पहला सुराग मिल चुका था, लेकिन वह जानती थी कि यह तो बस शुरुआत है। अब असली सवाल यह था कि वह आदमी कौन है और सूर्यखंड तलवार अभी कहाँ है। गुनिया ने तय किया कि वह अपनी खोज जारी रखेगी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि एक माली की बेटी की बात दरबार में कौन सुनेगा। लेकिन सच ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। गुनिया समझ चुकी थी कि उसे खुद ही और सबूत इकट्ठा करने होंगे। उसके मन में एक विचार आया कि अगर वह अपने सुराग किसी बड़े आदमी को बताए तो शायद खोज आगे बढ़ सके। काफी सोचने के बाद उसने हिम्मत करके महल के मुख्य सैनिक अधिपति के पास जाने का फैसला किया। मुख्य सैनिक का नाम भैरव सेन था। वह लंबा और ताकतवर आदमी था, जिसकी घनी दाढ़ी, चौड़ा सीना और गरजती हुई आवाज थी। उसे अपनी ताकत और अपने पद पर बहुत घमंड था। गुनिया ने उसे महल के बड़े दालान में देखा, जहां वह अपने सैनिकों के साथ जोर जोर से बातें कर रहा था। डरते डरते गुनिया उसके पास गई और धीरे से बोली कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो शायद तलवार ढूंढने में मदद कर सके। भैरव सेन ने पलटकर गुनिया को देखा और उसके चेहरे पर हंसी फैल गई। वह जोर से हंसा और बोला कि देखो, माली की बेटी जासूस बनने आई है। उसके साथ खड़े सैनिक भी हंसने लगे। भैरव सेन ने ताने मारते हुए कहा कि एक छोटी सी लड़की, वह भी माली की बेटी, सूर्यखंड तलवार ढूंढेगी। उसने कहा कि इतने बड़े सैनिक, जासूस और मंत्री अब तक कुछ नहीं ढूंढ पाए और यह लड़की ढूंढ लेगी। गुनिया का दिल टूट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह जानती थी कि यहाँ रोने से कुछ नहीं बदलेगा। वह बिना कुछ कहे सिर झुकाकर वहाँ से चली गई। उसके मन में एक बात साफ बैठ गई कि जब बड़े लोग अपने पद और घमंड में अंधे हो जाते हैं, तब छोटे लोग ही सच देख पाते हैं।
गुनिया ने तय कर लिया कि अब वह किसी से कुछ नहीं कहेगी और खुद ही इस रहस्य को सुलझाएगी। उस रात जब पूरा महल सो गया, गुनिया चुपचाप अपने छोटे से कमरे से बाहर निकली। आसमान में चांद चमक रहा था और महल हल्की रोशनी में नहाया हुआ था। पहरेदार अपनी जगह पर थे, लेकिन कई ऊँध रहे थे। गुनिया दबे पांव उस जगह पहुंची जहां पहरेदारी बदली जाती थी। उसने जमीन को ध्यान से देखा और याद किया कि दिन में यहाँ लाल मिट्टी के निशान मिले थे। रात के सन्नाटे में उसने जमीन पर हाथ रखा और आगे की सच्चाई जानने की कोशिश करने लगी। और तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उस जगह की जमीन थोड़ी गर्म थी, बाकी जमीन ठंडी थी, लेकिन यह हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले ही किसी भारी चीज के नीचे दबा हो। गुनिया का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वह उठी और चारों ओर देखने लगी। तभी उसे एक हल्की सी खुशबू आई। उसने सोचा, ये खुशबू, यह चंदन की लकड़ी जैसी खुशबू थी। अचानक उसे याद आया कि यही खुशबू उसने पहले भी महसूस की थी। हाँ, यही खुशबू मंत्री धर्मपाल के कक्षों में आती है। धर्मपाल राजा देवेंद्र का सबसे भरोसेमंद मंत्री था। चतुर, चालाक और बहुत समझदार माना जाता था। राजा उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन अब गुनिया के मन में एक बड़ा शक पैदा हो गया। क्या मंत्री धर्मपाल सूर्यखंड तलवार की चोरी में शामिल हो सकता है? यह सोच बहुत खतरनाक थी। गुनिया जानती थी कि इतना बड़ा आरोप बिना पक्के सबूत के नहीं लगाया जा सकता। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अब उसे मंत्री धर्मपाल पर नजर रखनी थी। अगली सुबह गुनिया बहुत जल्दी उठ गई। उसने तय कर लिया था कि आज वह मंत्री धर्मपाल की हर हरकत पर नजर रखेगी। वह बगीचे में काम का बहाना बनाकर महल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां मंत्री के कक्ष थे। महल में हलचल शुरू हो चुकी थी। नौकर इधर उधर भाग रहे थे और सैनिक अपनी जगह तैनात थे। गुनिया एक पेड़ के पीछे छुपकर मंत्री के कक्ष की खिड़की पर नजर लगाए खड़ी थी। कुछ देर बाद मंत्री धर्मपाल बाहर निकले, लेकिन यह देखकर गुनिया को अजीब लगा कि वे अपने रोज वाले रास्ते से नहीं, बल्कि महल के गुप्त रास्ते से जा रहे थे। यह रास्ता बहुत कम इस्तेमाल होता था और आमतौर पर नौकर या सामान ढोने वाले ही यहाँ से गुजरते थे। गुनिया ने सोचा, एक मंत्री यहाँ से क्यों जाएगा? उसका शक और पक्का हो गया। उसने चुपचाप मंत्री का पीछा करने का फैसला किया। गुनिया दूर से छुपते छुपाते उनके पीछे चलने लगी। मंत्री बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे देख न ले। वह महल से बाहर निकला और शहर की तंग गलियों में घुस गया। गुनिया को बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। आखिरकार मंत्री एक पुरानी और टूटी फूटी कोठरी के सामने रुका। कोठरी की दीवारें टूटी हुई थी और दरवाजा आधा झुका था। गुनिया दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसका दिल कह रहा था कि सूर्यखंड तलवार का सच यहीं छुपा है। यह इलाका पूरी तरह सुनसान था, आसपास कोई नहीं रहता था। मंत्री धर्मपाल ने एक बार फिर चारों ओर देखा और फिर चुपचाप कोठरी के अंदर चले गए। गुनिया थोड़ी दूर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गई, सांस रोककर इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद मंत्री धर्मपाल बाहर निकले। इस बार उनके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन गुनिया ने उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतोष भरी मुस्कान देखी, जैसे कोई बहुत जरूरी काम पूरा हो गया हो। जब मंत्री वापस शहर की ओर चलने लगे, तो गुनिया की नजर उनके पैरों में पहने गहने पर गई। उस पर वही लाल मिट्टी चिपकी हुई थी और हल्की सी केसर की खुशबू अब भी आ रही थी। यही मिट्टी गुनिया ने महल के बगीचे में देखी थी। अब उसके मन में कोई शक बाकी नहीं रहा। मंत्री धर्मपाल इस चोरी में शामिल थे, लेकिन अब भी उसे पक्का सबूत चाहिए था।
गुनिया ने इंतजार किया जब तक मंत्री उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। फिर वह दबे पांव उस पुरानी कोठरी की ओर बढ़ी। कोठरी का दरवाजा आधा खुला था। गुनिया ने अंदर झांका। भीतर घना अंधेरा था। वह धीरे धीरे अंदर चली गई। चारों ओर धूल जमी थी और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से यहाँ कोई नहीं आया हो, लेकिन जमीन पर ताजे जूतों के निशान कुछ और ही कहानी बता रहे थे। गुनिया ने चारों ओर देखा। तलवार वहाँ नहीं थी, मगर एक कोने में उसे कुछ टूटे हुए धागे दिखाई दिए। उसने झुककर उन्हें उठाया। ये साधारण धागे नहीं थे, बल्कि सोने के बहुत बारीक और नाजुक धागे थे। गुनिया की सांस तेज हो गई। ये वही धागे थे जो राजा की पवित्र तलवार के म्यान में लगे होते थे। अब सब कुछ साफ हो चुका था। तलवार या तो अभी भी मंत्री के पास थी या हाल ही में उनके पास से हटाई गई थी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, मंत्री ने तलवार चुराई क्यों? गुनिया ने वे धागे अपनी जेब में रख लिए। ये उसका सबूत थे। अब उसे राजा के पास जाना था, मगर उसके मन में एक डर भी था। क्या राजा एक माली की बेटी पर भरोसा करेंगे? उसका दिल डर से भरा हुआ था, लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि सच तो सच होता है, चाहे उसे कोई भी बोले। उसने मन ही मन पक्का फैसला कर लिया। अगले दिन जब राजा देवेंद्र दरबार में बैठे थे और सभी मंत्री, सैनिक व दरबारी मौजूद थे, तभी गुनिया ने हिम्मत जुटाकर दरबार में कदम रखा। महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंज गई। एक पल के लिए पूरा दरबार सन्न रह गया। सब लोग उस छोटी सी लड़की को घूरने लगे और कुछ लोग हंस पड़े। मुख्य सैनिक भैरव सेन मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे देखो, माली की बेटी फिर आ गई। अब ये जासूस बन गई है। दरबार में हंसी फैल गई, लेकिन राजा देवेंद्र ने हाथ उठाया और सब चुप हो गए। राजा ने गंभीर नजर से गुनिया को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। राजा बोले, बेटी, जो देखा है बिना डर बताए। गुनिया ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे उसे बगीचे में लाल मिट्टी मिली, कैसे उस मिट्टी में केसर की खुशबू थी, कैसे वे निशान पहरेदारी वाली जगह पर जाकर खत्म हुए, कैसे उसे चंदन की खुशबू महसूस हुई जो मंत्री धर्मपाल के कक्षों से आती है, और कैसे उसने मंत्री का पीछा किया। उसने यह भी बताया कि उस पुरानी कोठरी में उसे सोने के धागे मिले। फिर उसने अपनी जेब से वे धागे निकाले और राजा के सामने रख दिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की वह सब देख और समझ पाई, जो बड़े बड़े सैनिक और जासूस भी नहीं समझ सके। राजा देवेंद्र कुछ देर चुप रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और सबकी सांसें थमी हुई थी। उधर मंत्री धर्मपाल का चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीना चमक रहा था। तभी राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने शांत आवाज में कहा, सैनिकों, मंत्री धर्मपाल को तुरंत यहाँ लाया जाए और उनसे कहो कि उनकी जेब में जो कुछ भी है वह दरबार में रखा जाए। मंत्री धर्मपाल घबराते हुए आगे बढ़े। उनके हाथ कांप रहे थे और माथे से पसीना टपक रहा था। राजा ने फिर दोहराया, धर्मपाल, अपनी जेब दिखाओ। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। धीरे धीरे उन्होंने जेब में हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकाला तो उनकी हथेली में कुछ चमक रहा था। वह पवित्र तलवार की मूठ थी। तलवार को अलग करके उसकी मूठ मंत्री ने अपनी जेब में छुपा रखी थी। पूरा दरबार हिल गया। हर तरफ आवाजें गूंजने लगी, धोखा, विश्वासघात, मंत्री ने ही तलवार चुराई। कोई गुस्से में चिल्लाने लगा तो कोई हैरानी से मंत्री को घूरने लगा। लेकिन तभी राजा देवेंद्र ने फिर से हाथ उठाया और पूरा दरबार एकदम शांत हो गया।
फिर राजा ने जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। राजा बोले, यह चोरी मैंने खुद करवाई थी। पूरा दरबार एक दूसरे का मुंह देखने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजा क्या कह रहे हैं। राजा ने आगे कहा कि उन्होंने ही मंत्री धर्मपाल को आदेश दिया था कि तलवार को छुपा दे। यह सब एक परीक्षा थी। वे देखना चाहते थे कि उनके राज्य में सबसे तेज दिमाग किसका है। राजा की नजर पूरे दरबार पर घूमी। उन्होंने कहा कि उनके सैनिक बस दौड़ते रहे, लेकिन किसी ने जमीन नहीं देखी। जासूस सवाल पूछते रहे, लेकिन किसी ने निशान नहीं सूंघा। मंत्री एक दूसरे पर शक करते रहे, लेकिन सच्चाई तक कोई नहीं पहुंचा। और इसी बीच एक छोटी सी लड़की, एक माली की बेटी, उसने ध्यान से देखा, सोचा और सच तक पहुंच गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। राजा देवेंद्र धीरे से गुनिया की ओर मुड़े और बोले, इस परीक्षा की असली विजेता गुनिया है, माली की बेटी गुनिया। राजा ने पवित्र तलवार को पूरे मान के साथ उठाया और गुनिया के सामने झुका दिया। यह सबसे बड़ा सम्मान था। दरबार में मौजूद हर इंसान हैरान था। मुख्य सैनिक भैरव सेन, जिसने गुनिया का मजाक उड़ाया था, उसका सिर शर्म से झुक गया। गुनिया की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, गर्व के। उस दिन पूरे राज्य ने समझ लिया कि सच्ची बुद्धि कपड़ों या पद से नहीं, नजर और सोच से पहचानी जाती है। और कभी कभी सबसे बड़ा सच सबसे छोटे इंसान की आंखों से ही दिखाई देता है।